फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस 8 लेक्चरों में एमसीक्यू पढ़ लिया है, साइंस का थर्ड पेपर का, और अति लघुत्तरी पढ़ लिया। तो जाइए, इसके पहले आप एमसीक्यू और अति लघुत्तरी पढ़ के आइए, प्रैक्टिस करके आइए और सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लघुत्तरी प्रश्न। तो राजन सिंह देखिए, अब खत्म हो जाएगा 4-5 लेक्चर में आपका ये लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी। एसएसटी के बाद पढ़ेंगे हम लोग हिंदी। हिंदी बाद हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। तो 2-3 दिन में ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। चलिए लघुत्तरी प्रश्न, फसल प्रश्न नंबर 1 है, फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार आपके साइकिल में क्या होते हैं, चक्र होता है, 2 पहिया होता है आगे पाछे, ठीक है ना। तो आगे पीछे जो होता है आपका चक्का, साइकिल मान लीजिए साइकिल है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल तो यहाँ से घूम करके फिर इसी जगह आता है। तो इसी को मान लीजिए क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। या कोई भी ऐसी प्रोसेस है वो दोबारा उसी रूट पे आ जाती है, उसी को चक्रण कहते हैं। तो फसल चक्रण, उसी प्रकार फसलों का चक्रण करेंगे, यानी कि एक नियमित रूप से क्या करेंगे, फसल को बोएंगे, क्रॉप रोटेशन। किसी निश्चित भूमि में, निश्चित क्या है, निश्चित क्यों हम बोला है? आप साइकिल का चक्का देखेंगे तो क्या होगा, निश्चित ही है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे है। ये इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित कहेंगे। और ये क्या है, रेगुलर शेप है, इसको क्या कहेंगे, रेगुलर शेप कहेंगे। और इसको कहेंगे इरेगुलर शेप, ठीक है ना। ये विलोम शब्द, ये रेगुलर शेप है और ये इरेगुलर। तो क्या है, किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय, तो ये निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदला बदली, मान लीजिए गेहूं बो दिए, उसके बाद चावल, चना, मटर, बाजरा, ठीक है, ऐसे बोएंगे। तो अदला बदली करके बोना फसल चक्रण कहलाता है, क्रॉप रोटेशन या क्रॉप साइकिलिंग कहलाता है। चक्रण फसल चक्रण किसी क्षेत्र की भूमि, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की भूमि, जलवायु यानी कि क्लाइमेट तथा अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न रूप से अपनाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहाड़ों पर हुआ, मैदानी इलाकों पर हुआ, या बर्फबारी वाले क्षेत्रों पर, हर जगह क्या होती है, अलग अलग फसलें अलग अलग टाइम पे बोई जाती हैं। तो यह कृषि के लिए अत्यंत महत्व रखता है। तो क्या होती है, पैदावार अच्छी होती है। देखिए लघुत्तरी प्रश्न आपको 2 ही नंबर का आता है, ठीक है। तो 5 आपका एमसीक्यू आता है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 क्वेश्चन 6 नंबर का आती लघुत्तरी, और 7 क्वेश्चन 14 नंबर का, एक एक नंबर 2-2 नंबर का आता है। तो टोटल आपका 25 नंबर का पेपर होगा ये साइंस। प्रश्न नंबर 2, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो धातुओं की विशेषताएं, मेटल्स किसे कहते हैं? जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे उन्हें समझने में आसानी होगी। मेटल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, वो केटायन बनाते हैं। केटायन मीन्स मतलब वो पॉजिटिव बनाते हैं, जैसे सी पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, धातु है, क्योंकि ये धनायन बनाता है। और जो ऋणायन बनाता है वो क्या है, मुख्यतः आपके धातु नहीं होते हैं। तो देखिए क्या जाएगा, मेटल्स। तो मेटल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एम से करते हैं, एम प्लस से करते हैं। तो धातुएं कठोर होती हैं। आप देखोगे लोहा, लोहा क्या है, फेरस है। इसका क्या होता है, रासायनिक रासायनिक नाम Fe होता है, फेरस होता है। तो लोहा क्या होता है, कठोर होता है, ठंडी होती है और चिकनी होती है। धातुएं लचीली होती हैं। जब आप लोहे को देखेंगे, लोहार क्या करता होगा, गर्म करता है तो वो लचीली होकर के पिट जाती है, ठीक है। जब फावड़ा हुआ, तो ये सब क्या है, धातु हैं और आसानी से टूटती नहीं है। अगर मान लीजिए, अगर आप फावड़ा जा रहे हैं वहां पे, उसमें धार लगवाने, अगर वो टूट जाती तो धार कैसे लगती है, आप खुद देखोगे अपने आंखों से। तो धातुएं विद्युत, आप लोहे को क्या करिए, लाइन से क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसे लोहे में लाइट चली जाती है। तथा उष्मा की कैसे अच्छी संवाहक, संवाहक मतलब ले जाने वाली, संवाहक मतलब क्या होती है, ले जाने वाली, यानी कि टू ट्रेवल, इसको कहेंगे संवाहक। यानी कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत को ले जाती हैं और ऊष्मा को। तभी ना भट्ठी में गर्म किया जाता है लोहे को, तो क्या होता है, खूब लाल हो जाता है और उसे पीट करके उसमें धार लगाया जाता है। धातुएं जल में डूब जाती हैं। तो ये धातुओं के गुण हो गए। और भी बनाकर लिख सकते हैं कि धातुएं पॉजिटिव बनाती हैं, पॉजिटिव आयंस बनाती हैं मुख्यतः। प्रश्न नंबर 3, धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए, 2023 में पूछा है। अथवा ऊर्जा कितने प्रकार की होती है बताइए।
तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए आप 10 किलो आप बोझा उठा करके 5 किलोमीटर चल ले रहे हैं, तो ये जो 5 किलोमीटर चलने की क्षमता है ये ऊर्जा के कारण ही आपके अंदर हो रही है। तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो जो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। W बराबर क्या होता है, mgh। यह दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा ड्यू टू रेस्ट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो उतना ज़्यादा नहीं लिखना आपको। गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा की फार्मूला क्या होती है, हाफ mv² होती है गतिज ऊर्जा को फार्मूला होता है, और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। पहला है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी फार्मूला होती है 1/2 mv²। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति पोजीशन के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का भार है, m वस्तु का भार है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h क्या होता है, हाइट होता है, यानी कि कितनी हाइट से कितनी ऊंचाई से वस्तु को गिराया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होता है डीएलएड में। तो प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपके बॉडी में क्या मिलकर बना है, सेल। सेल से आपका क्या बना है, टिश्यू। बहुत सारे सेल मिला करके टिश्यू बनाते हैं ऊतक, और बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन यानी कि अंग। और बहुत सारे अंग मिला करके आपका पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं बॉडी। तो जो ये सेल है ये हमारे मनुष्यों की या किसी भी प्रजाति का सबसे क्या है, छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं सेल को। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस, इसको क्या कहेंगे, तंत्रिका ऊतक क्या कहेंगे, नर्वस टिश्यू कह देंगे, नर्वस टिश्यू। तो इसका नामांकित चित्र बनाए तथा कार्य बताइए। तो देखिए आपके शरीर में जो इसको जो तंत्रिकाएं होती हैं आपके शरीर में, ये क्या होती हैं, पतली पतली होती हैं। आपके शरीर में आप जब देखेंगे नस टाइप होती है, पतली पतली, ये क्या करती हैं, पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं। तो तंत्रिका ऊतक का मेन कार्य क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडीली मूवमेंट। ठीक है, यानी कि शरीर के मूवमेंट में क्या करती हैं, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य क्या करती हैं, तंत्रिकाएं ऊतक करती हैं। तो देखिए तंत्रिका ऊतक साइंस के रूप में कैसे इसका फिगर होता है, आपके देखिए स्क्रीन के सामने देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेल बॉडी साइटोन। तो ये पूरे तंत्रिका ऊतक की क्या है, सेल बॉडी है, ये साइटोन कहते हैं इसको। और डेंड्राइट, और ये जो डेंड्राइट है यहाँ से एक और डेंड्राइट ऐसे जुड़ा रहता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक ऐसे और जुड़ करके यहाँ पे आप एक और बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यही क्या करती है, हमारे शरीर में सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, और सूचनाओं को एक जगह से हमारे शरीर में क्या करती हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में क्या करती हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो 3 टाइप के ब्रेन होता है। बता देता हूँ आपको मैं, मिड ब्रेन का मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन तो मतलब अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन को, और मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। तो यही 3 मस्तिष्क होते हैं हमारे मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। तो इसको डेंड्राइट कहते हैं। और ये एक्सॉन होते हैं, ये जो देखिए ईंट नुमा बना है इसको एक्सॉन कहते हैं। क्या जाएगा, एक्सॉन। और फिर यहाँ से वही क्या जाएगा, ये सेल बॉडी हो जाएगी, और फिर से आपका ये डेंड्राइट हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका एक्सॉन जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस होता है। तो आपके जो नर्वस टिश्यू है उसमें क्या है आपका,
देखिए यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये एक्सान है और ये नर्व इंडिंग है, यानी यहाँ पे ये क्या होता है, यानी कि नर्व खत्म हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र और इसका कार्य चलिए लिखते हैं। तो कार्य क्या है यहाँ पे, चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं छोटे शॉर्ट्स में, क्योंकि 2 ही नंबर का है। आप लोग, आपको जितना आता है उतना बनाकर लिखिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कम से कम कम नहीं हो, मतलब फैक्ट टू फैक्ट लिखें। साइंस में आप कितना बना करके लिखेंगे, साइंस में जो है वो है, आप बना कर थोड़ी लिख पाएंगे। इतिहास में बना कर लिखा जाता है, साइंस में आप बना कर नहीं लिखेंगे। साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, तो तंत्रिका ऊतक क्या है, माइंड, यानी कि माइंड, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक हमारे ब्रेन की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, मेरु रज्जु, क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। रीढ़ की हड्डी को मेरु रज्जु या इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हमारे शरीर देखिए रीढ़ की हड्डी भी होती है और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है और तंत्रिकाओं में। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय, देखिए समन्वय मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से तालमेल बैठाना और नियंत्रण और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। यह मांसपेशियों के संकुचन, क्या करती है, मांसपेशियों का संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, मांसपेशियों के सिकुड़ने को उत्तेजित करता है, सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना, ठीक है, उत्तेजित करता है। पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब क्या है, आपके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ों को सुन करके, देख करके, ये क्या है, पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है। और भावनाओं, ठीक है, इमोशंस, स्मृति, मेमोरी एवं लॉजिक के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र तथा कार्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है, छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण एवं बचाव बताइए। तो छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण एवं बचाव। छोटी माता भी एक संचारी संक्रामक रोग है। क्या है, संचारी संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु जन्म से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अधिकतर हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कि चेचक निकला है इनको, तो वही बात हो रही है। तो 10 वर्ष से कम बच्चे को अधिकतर होता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। तो ये छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण एवं बचाव। देखिए जीवाणु, ये जीवाणु से होने वाला है छोटी माता। छोटी माता क्यों होती है, जीवाणु से। तो इस रोग का कारण वेरिसेला, वेरिसेला वायरस होता है। तो जो आपकी छोटी माता होती है वो किससे होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। रोग का प्रसार कैसे होता है छोटी माता का, तो छोटी माता रोग श्वसन, यानी कि श्वसन द्वारा, सांस द्वारा बिंदुक संक्रमण से, ठीक है, श्वसन द्वारा क्या होती है, मान लीजिए श्वसन आप करते हैं तो बिंदु बिंदु छोटी छोटी बूंदे के संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से तथा रोगी की संक्रमित वस्तुओं से उपयोग से अधिक होता है। और उद्भवन काल, इसका मतलब कब होता है, तो 14 से 21 दिन तक होता है। ये 14 से 21 दिन तक इसका असर रहता है। संक्रामक काल, पित्तिका निकलने के दिन के पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक होती है। जो पित्तिका निकलती है, जो फफोले टाइप निकलते हैं, उसके दिन के पूर्व से लगभग 6 दिन तक, 6 दिन तक क्या होती है, उसकी पपड़ी संक्रामक होती है। रोग के लक्षण, रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर तथा कमर दर्द के साथ होता है। दूसरा, वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है वयस्कों में। ज्वर यानी कि बुखार आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में दाने निकल आते हैं। 2 से 3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है। 6 से 7 दिन में यह दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। रोगों से बचाव, तो रोग के होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरा, रोगी को पृथक कमरे में रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका यानी कि जो फोड़े होते हैं, निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह,
ठीक है। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। दूसरा, रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यह संक्रमण फैलाते हैं। चौथा, रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी सामान और कमरे को साबुन सोडा तो साबुन सोडा तथा गर्म पानी से धोना चाहिए। तो जब छोटी माता होंगी तो ये आप बचाव करेंगे। और ये वेरिसेला वायरस से होता है। 14 से 21 दिन इसका उद्भवन काल होता है और पित्तिका निकलने के लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक हो जाती है। और बुखार इसमें होता है 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 24 घंटे के अंदर क्या करना था, दाने निकल आते हैं। और 2 से 3 दिन में क्या होता है, दानों में पानी भर जाता है। और 6 से 7 दिन में सूख करके पपड़ी बन जाता है। और इसके प्रिकॉशंस देख लेंगे क्या ऐसा है तो रोगों से बचाव में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण। खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार तथा बचाव के उपाय बताइए। उत्तर, खसरा भी छोटी माता की भांति एक संक्रामक रोग है। तो छोटी माता की भांति खसरा भी क्या है, एक संक्रामक संचारी रोग है। यह भी बच्चों में फैलने वाली संचारी रोग है। 6 माह से 10 वर्ष की आयु के, तो 6 माह से जो 6 मंथ से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं और 10 वर्ष की आयु के काफ़ी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रसित हो जाते हैं। जीवाणु द्वारा, तो यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। रोग का प्रसार कैसे होता है, तो रोग का प्रसार प्रत्यक्षतः रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण, यानी कि बूंद बूंद के रूप में क्या होता है, मुख से छींकने खांसने पर क्या होता है, पानी जैसा निकलता है, और उसी के संक्रमण से और रोगी व्यक्ति के संसर्ग से होता है। उद्भवन काल लगभग 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन में क्या होता है, उद्भव काल होता है इसका। संक्रामक काल, दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से 5 दिन बाद तक का काल संक्रामक काल होता है। तो जब दाना निकलता है उससे 4 दिन पूर्व और उसके 5 दिन बाद, ये संक्रामक काल होता है। रोगों के लक्षण क्या है, तो खसरा के लक्षण देखिए क्या है जाएगा, जुकाम, सिर दर्द, खांसी और हल्का ज्वर होता है। दूसरा, 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाती है और नाक तथा आंखों से पानी आने लगता है। नाक और आंखों से क्या होता है, पानी आने लगता है। तीसरा, ज्वर के चौथे दिन तक मुंह के अंदर के भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं। चौथा क्या है, देखिए चौथा आपका है, धीरे धीरे दाने शरीर में फैल जाते हैं। तो धीरे धीरे दाने क्या होते हैं, शरीर में फैल जाते हैं। पांचवा, खसरे में 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं। तो खसरे में यह दाने 1-2 दिन तक क्या तीव्रता में रहते हैं और फिर सूखने लगते हैं। रोगों से बचाव, यदि रोग का संदेह हो तो संदेही व्यक्ति को तत्काल पृथक कर देना चाहिए, यानी कि उसको अलग कमरा में लोगों से दूरी बचानी चाहिए। दूसरा, खसरा के रोगी को लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। तीसरा, रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने वाले सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। चौथा, रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को ठीक तरह से विसंक्रमित करना चाहिए, यानी कि डिसइंफेक्शन उसके करने चाहिए, उसके अंदर का इन्फेक्शन हटा देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, 2022 में पूछा है। ऊर्जा संरक्षण मतलब क्या, ऊर्जा का संरक्षण करना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा, यानी कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऊर्जा का विनाश नहीं कर पाएंगे कभी भी। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा का रूप, जब ऊर्जा एक से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभदायक कार्य नहीं ले सकते। साधारणतः ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ हुआ माना जाता है, इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का क्षरण होता है, यानी कि एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस, ऊर्जा के रूपांतरण में लॉस हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। 2022 में पूछा है, यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछा है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो ये बारिश का पानी क्या होता है, समुद्रों में जाता है, और समुद्रों से वो पानी क्या होता है, समुद्रों के माध्यम से उठ करके वो वर्षा के रूप में फिर से धरती पे आता है। तो ये एक प्रकार से साइकिल चल रही है, इसको कहेंगे उत्क्रमणीय। अगर आप कागज को जला दीजिए और राख बन जा रहा है, तो राख को फिर आप कागज नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि इरिवर्सिबल है। उसी को समझते हैं किताबी भाषा में उत्क्रमणीय। यह परिवर्तन होने के पश्चात यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। ये किसका क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझेंगे। तो पहली अवस्था में आ जाते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। उदाहरण, पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना है। पानी को ठंडा करिए, बर्फ बन जाएगा। और फिर बर्फ को थोड़ा सा हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय देखिए, यह परिवर्तन होने के पश्चात अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, कागज का जलना। देखिए, तो फिर जब कागज जल जाएगा तो राख को आप क्या कागज बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, यानी कि पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसी अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मछलियों पर, मिट्टी पर और पौधों पर जब अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इस देश में एसिड रेन होने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ पे एसिड रेन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे न्यूज जो आप देखते होंगे तो पता लगता होगा। तो ये वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें होती हैं और हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाने से जो वर्षा की जल होती है उसमें क्या होती है, अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। देखिए आप तेजाब, जो तेजाब आप देखते हैं, जो तेजाब होता है, उस तेजाब को अगर आप डालते हैं पेड़ पौधों पर, क्या होती है, पेड़ पौधे मतलब जल जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब पानी में क्या हो जाएगी, तेजाब की मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी पानी में तेजाब की मात्रा, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की अमानवीय घटनाओं के कारण बढ़ जाती है। तो अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहेंगे NO, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन है। तो NO और SO2 का, NO2 और SO2 का क्या है, उत्सर्जन है। अगर वायुमंडल में NO2 और SO2 का उत्सर्जन होता है, ज़्यादा एमिशन होता है, तो क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। अम्लीय जीवन, पौधों, जानवरों, मनुष्यों आदि पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा से पानी में एल्यूमिनियम की अधिकता, जब एसिड रेन होता है तो क्या होता है, पानी में एल्युमिनियम का फार्मूला क्या होता है, Al होता है। तो केमिस्ट्री में इसका Al कहते हैं। एल्युमिनियम की अधिकता होने पर मछलियों के लिए घातक सिद्ध होती है और मृदा गंभीर रूप से बाधित होती है। यानी कि जब एसिड रेन होता है तो मछलियों को एल्युमिनियम नुकसान पहुंचाता है, और एल्युमिनियम पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है, मिट्टियों को भी नुकसान पहुंचाता है, वृद्धि ग्रोथ नहीं होने देता है, और पौधों के लिए जरूरी आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह सही प्रकार से पनप नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल वर्षा का यही नुकसान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, परिवर्तन से क्या आशय है? उत्तर, परिवर्तन या चेंज। तो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप अपने आसपास होने वाली चीजों में जो परिवर्तन देखते हैं वही परिवर्तन है। तो परिवर्तन जो भी वातावरण में या जो भी प्रकृति में हो रही है, नेचर में, वही क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन हर वस्तु में होती है, व्यक्ति में होती है तथा समाज में होता है। ये तो हमारा क्या होगा, जनरल बात हो गया, साधारण बात हो गया कि हाँ भाई, हर व्यक्ति की, हर वस्तु में क्या होती है, परिवर्तन होती है। जैसे पानी बर्फ बनता है, बर्फ पानी बनता है, और व्यक्ति व्यक्ति अच्छा बनता है, बुरा बनता है, ठीक है। दानव भी बनता है व्यक्ति और मानव भी बनता है। समाज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, नए नए रूल आते हैं। तो चलो ठीक है, ये बात अच्छी बात है। तो किसी वस्तु की मात्रा
तो किसी भी वस्तु की क्या हो गई, मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार या अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु की मात्रा बदल गई, स्थिति बदल गई, दशा बदल गई, रूप बदल गई, रंग बदल गई, ताप बढ़ गई, आकार या अवस्था। तो देखिए इसी को कहते हैं किताबी भाषा, यानी कि इसी को कहते हैं वैज्ञानिक भाषा। समझ तो आपको भी आ रहा है कि चेंज किसे कहते हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिक भाषा में लिखने पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा, ना कि आपके समझने पे। आप कैसे आप प्रेजेंट करते हैं आंसर को एग्जामिनर के सामने, ये महत्व रखता है। तो विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, भौतिक गुण क्या होते हैं जो दिख सकें, जैसे रंग, प्रकृति, परिमाण यानी कि क्वांटिटी, टेम्परेचर, आयतन, अवस्था, स्टेट, स्ट्रक्चर एवं रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। देखिए दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, तो दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, तो दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन निम्न है। पहला, कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जलना। कोयला भी जड़ता होगा तो आप देखते होंगे, लकड़ी, मोमबत्ती, सब क्या परिवर्तन होता है। दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में लगना, गीले कपड़ों का सूखना आदि। आप कुछ भी परिवर्तन देखते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक का कुर्सी बनना, प्लास्टिक को पीला करके कुर्सी बनाना, कुछ भी लिख सकते हैं। लकड़ी को काट करके मेज बनाना, ये सब क्या है, परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सेकंड सेमेस्टर वाले परिस्थितियों को हेल्प आप करेंगे हमारा ये कि इसको सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी हैं उनको हमारा चैनल जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको फ्री क्लास। आपको कोई पेड कोर्स, पेड बैच नहीं लेना है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बस आपको टेलीग्राम से जुड़ करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्रथम सेमेस्टर वाली परिस्थितियों को भी शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।